Good morning, all of you. My name is Bharat Rana, and today I will be discuss our very important topic, that is gas chromatography. तो फर्स्टली हम जानेंगे गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में। गैस क्रोमेटोग्राफी एक हमारी सेपरेशन टेक्निक होती है जिसके अंदर हम एक सॉल्यूशन, जो हमारा सॉल्यूशन प्रोवाइड करा जाता है, कोई भी हमारा सॉल्यूशन हो जिसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, तो उन अलग अलग कंपोनेंट को अलग अलग सेपरेट करने के लिए जिस टेक्निक का यूज़ करा जाता है वो टेक्निक कहलाती है हमारी गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर दो फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज जो होता है वो हमारा मोबाइल फेज होता है, और सेकंड फेज को हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज। तो कोई भी क्रोमेटोग्राफी हो उसके अंदर दो फेज ज़रूर मिलेंगे। सब पहला जो होगा वो मोबाइल फेज होता है, और सेकंड फेज जो होता है वो स्टेशनरी फेज होता है। तो मोबाइल फेज जो होता है वो हम गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर वो गैस होगा। गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर मोबाइल फेज जो होगा वो गैस होगा, जिसकी वजह से इस क्रोमेटोग्राफी का नाम गैस क्रोमेटोग्राफी पड़ता है। सेकंड फेज जो होगा वो स्टेशनरी फेज होगा। वो सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। तो ये जो गैस क्रोमेटोग्राफी होती है, ये टू टाइप्स की होती है। पहली गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, एंड सेकंड जो होती है वो गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है। अब जानते हैं ऐसा होता क्यों है। ऐसा होता है हमारे स्टेशनरी फेस की वजह से। अभी मैंने आपको बताया था स्टेशनरी फेस हमारा टू टाइप्स का होता है गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर। पहला जो होता है वो सॉलिड हो सकता है और सेकंड लिक्विड भी हो सकता है। तो जिस गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर हमारा अगर स्टेशनरी फेस सॉलिड है तो उस क्रोमेटोग्राफी को हम क्या बोलेंगे, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। बट अगर हमारा गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर स्टेशनरी फेस लिक्विड है तो उस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को बोलेंगे हम गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसका जो प्रिंसिपल होता है वो प्रिंसिपल वर्क करता है पार्टीशन के हिसाब से। यानी हमारा जैसे कोई भी कंपोनेंट है उसको हम जब इंजेक्ट करते हैं अपने गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर तो उसमें ओवन लगा होता है। तो हमारा जो कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, जब हम उसको इंजेक्ट करते हैं तो ओवन का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है, जो ओवन फिट होता है गैस क्रोमेटोग्राफी में, वो हमारे सैंपल को गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। किसमें? गैस में, चाहे वो लिक्विड हो। तो जब वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो होता क्या है, जो हमारा मोबाइल फेस है वो ऑलरेडी गैस है जो मूवमेंट में हेल्प कराता है। देखिए सबसे पहले ये चीज़ क्लियर करिए, मोबाइल फेस यानी मूवेबल, जो मूव कराने में हेल्प कराता है हमारे सैंपल को। बट जो सेकंड होता है स्टेशनरी फेस, यानी उसको हम बोल सकते हैं फिक्स फेस। वो एक जगह पे फिक्स रहेगा कॉलम के रूप में, उसका वो कोई मूवमेंट नहीं करता। बट मोबाइल फेस जो क्या करता है वो मूवमेंट कराता है हमारे सैंपल की। तो जब हम अपने सैंपल को इंजेक्ट करते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर तो वहाँ पर ओवन का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो जो हमारा सैंपल था वो गैस में कन्वर्ट हो गया, और पीछे से जो हमारा गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर हमारा मोबाइल फेस होता है गैस, वो उसके साथ में मिक्स होकर कॉलम जो होते हैं हमारे स्टेशनरी फेस उसके अंदर से अपना मूवमेंट करता है। तो जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे सैंपल के अंदर, जिन कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है वो जल्दी ट्रैवल करेंगे कॉलम के अंदर से। जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी से कॉलम से पास आउट हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। बट जिन कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है तो वो स्लो मूव करेंगे हमारे क्रोमेटोग्राफी जो कॉलम होते हैं उसके अंदर में। तो इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो इसमें एक करियर होता है, यानी गैस होता है, गैस सिलेंडर। तो हम गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर ऐसा नहीं है हम किसी भी गैस को यूज़ कर लेंगे। इसका भी एक अलग फंडा होता है। इसमें जो मेनली हमारी गैसेज यूज होती हैं वो हम इनर्ट गैस यूज़ करते हैं, जैसे हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आर्गन। तो सबसे ज़्यादा जो गैस यूज़ करी जाती है वो हीलियम गैस करी जा सकती है, क्योंकि ये अनरिएक्टिव गैस है। अगर हम किसी अदर गैस को यूज़ करते हैं जैसे ऑक्सीजन हो या कुछ और हो, तो वो तो जो हमारा सैंपल है उसी के साथ में रिएक्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारा सैंपल भी गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो हमारी गैस है जो उसको मूवमेंट में हेल्प कराएगी। तो अगर वो रिएक्टिव गैस होगी तो कोई नया कंपोनेंट बना देगी। बट हमें यहाँ पर जो हमारा मोबाइल फेस है उसमें ऐसी गैस का यूज़ करना होता है जो किसी के भी साथ रिएक्ट नहीं होती, अनरिएक्टिव गैस होती हैं, जो इनर्ट गैसेज होती हैं, जैसे हीलियम, नाइट्रोजन। तो सबसे ज़्यादा यूज़ करी जाती है वो हीलियम करी जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, हमारा जो सैंपल इंजेक्शन पोर्ट होता है, ये सेकंड हमारा इंस्ट्रूमेंट के अंदर अलग अलग पार्ट है, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो सैंपल इंजेक्शन पोर्ट होता है
और माइक्रोसिनेज, इनकी थ्रू इसकी मदद से हम अपने सैंपल को इंजेक्ट करते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर। फिर उसमें जो थर्ड चीज़ होती है वो कॉलम होती है। जो ओवन होता है उसके अंदर कॉलम फिट होता है, यानी स्टेशनरी फेस, उसके बारे में बात हो रही है। डिटेक्टर जो डिटेक्ट करता है जो हमारा कोई भी कंपोनेंट है, जब वो बाहर निकलता है किससे, गैस क्रोमेटोग्राफ, जो हमारा कॉलम के अंदर मूव करके जब वो कॉलम से बाहर निकलेगा, तो उस टाइम जिस टाइम वो निकलेगा उस टाइम को जो डिटेक्ट करता है वो क्या करता है, डिटेक्टर डिटेक्ट करता है। डिटेक्टर भी 4 टाइप्स के होते हैं, अलग अलग होते हैं ये सभी। फिर अब यहाँ पे जो हमारी गैस की बात हो रही है, कौन कौन सी गैस हम यूज़ कर सकते हैं एज अ करियर गैस, एज अ मोबाइल फेस। तो गैसेज हम अलग अलग यूज़ कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, नाइट्रोजन गैस, जो अनरिएक्टिव गैसेज होती हैं। उसके बाद क्या क्या मतलब जो हम गैस यूज़ करते हैं उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो इनर्ट होनी चाहिए, सूटेबल होनी चाहिए हमारे डिटेक्टर के लिए, उसकी प्योरिटी हाई होनी चाहिए, और इजीली अवेलेबल हो, चीप प्राइसेस में मिल जाती हो। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। बस वो अनरिएक्टिव ना हो, किसी के साथ रिएक्ट ना करे, रिएक्टिव गैस ना हो, अनरिएक्टिव होनी चाहिए। गैस क्रोमेटोग्राफी के अब हम इंस्ट्रूमेंटेशन की देखो बात करते हैं। पूरा डायग्राम मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये हमारा सिलेंडर है जिसके अंदर हमारी गैस फिल्ड रहती है, ठीक है। इसके अंदर हमारी इनर्ट गैसेस फिल्ड रहती हैं जो मोबाइल फेस बोलते हैं। ये कंट्रोलर होता है कि कितनी गैस हमको यहाँ से फ्लो करनी है। ये इंजेक्शन पोर्ट होता है, यहाँ से हम अपने सैंपल को इसके अंदर इंजेक्ट करते हैं। सेम ये गैस फ्लो कंट्रोलर होता है कि हमें कितनी गैस को फ्लो करना है। तो यहाँ से हम गैस का रेट कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसे सैंपल इंजेक्ट करा, ये ओवन है, देखिए ये ओवन है पूरा, तो इसके अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारा जब सैंपल हम इसमें इंजेक्ट करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वो खुद ब खुद वेपर यानी गैस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर यहाँ से गैस जाती है, यहाँ से सैंपल वो मिक्स होकर इस कॉलम के अंदर ट्रैवल करता है, किसके, इस कॉलम के। कॉलम में ट्रैवल करने के बाद वो जाता है डिटेक्टर पे। अब यहाँ पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि जो लो बॉइलिंग पॉइंट वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या, लो बॉइलिंग पॉइंट, जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तो वो टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा है तो वो तो जल्दी बॉयल हो जाएंगे और वो बहुत जल्दी जल्दी कॉलम से मूव करके डिटेक्टर पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। फिर जो सेकंड हमारे हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले मॉलिक्यूल ना बाद में वो आएंगे और वो भी डिटेक्टर पे जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, जो मॉलिक्यूल हमारा सबसे पहले पहुँचता है यहाँ पे इजेक्ट होता है हमारा मॉलिक्यूल, और जो मॉलिक्यूल बाहर आकर इजेक्ट होता है उसको हम इल्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इल्यूट, जो बाहर निकलता है। तो यहाँ से हमारा जब पहला जो लो बॉइलिंग पॉइंट वाला चीज़ होगी वो पहले बाहर आ जाएगी हमारा कंपोनेंट, और हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला बाद में पहुँचेगा। तो उस चीज़ को डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा और सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखा देगा, ठीक है। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं। तो जब हमारा डिटेक्टर डिटेक्ट करता है हमारे कंपोनेंट को, तो ऐसा तो नहीं होता कि एक ही तरह का कंपोनेंट है किसी भी सैंपल के अंदर। हमने अभी बात करी थी अलग अलग कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं हमारे सैंपल के अंदर। तो हुआ क्या, देखिए इसमें पीक बनती है, जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है उस पर एक पीक जनरेट होती है। क्या होती है, पीक जनरेट होती है। वो इस तरह से होती है, देखो ये हमारा एक ग्राफ बन जाता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे लो बॉइलिंग पॉइंट वाला मॉलिक्यूल शुरू में निकला, जैसे कोई मॉलिक्यूल शुरू में आए तो उसकी एक अलग पीक बनेगी। फिर जो दूसरा मॉलिक्यूल आएगा उसकी अलग पीक, तीसरे की अलग। तो यहाँ पर मान लीजिए जैसे प्रोटीन मॉलिक्यूल निकले बाहर सबसे पहले, तो प्रोटीन की अलग पीक बन गई, सेकंड डीएनए की अलग बन गई, आरएनए की अलग बन गई, ठीक है। तो इसी तरह से अलग अलग, जैसे ये हमारा कोई भी कंपोनेंट हो सकता है एक्स वाई जेड, ये कोई अलग कंपोनेंट है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग, ये अलग। तो ये अलग अलग कंपोनेंट हमारे डिटेक्टर ने डिटेक्ट करें और ये बाहर आकर सेपरेट हो गए। तो देखिए एक चीज़ देखिए, जब ये बाहर निकलते हैं हमारे कॉलम से, तो वहाँ पर अलग से वो हमारी सैंपल के लिए वो रखी होती हैं, क्या बोलते हैं, ट्यूब्स होती हैं। तो जो हमारा पहला कंपोनेंट बाहर आता है उसको अलग ट्यूब में रखा जाता है, दूसरे को अलग, तीसरे को अलग, फोर्थ को अलग, फाइव को अलग। फिर एक क्या होता है हमारा, एक बुक प्रेजेंट होती है लैब के अंदर। तो उसमें क्या होता है, एक टाइम पीरियड सभी का रिटेंशन टाइम गिवन होता है हर मॉलिक्यूल का। जैसे उसमें प्रोटीन है तो उस बुक के अंदर दे रखा होगा प्रोटीन का रिटेंशन टाइम जो है, मान लीजिए प्रोटीन जो होता है उसका रिटेंशन टाइम है 10 सेकेंड। जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होगा वो गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर से 10 सेकेंड में बाहर आ जाएगा। बट अगर डीएनए की बात करें, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, जैसे डीएनए का दे रखा है 25 सेकेंड,
तो जो 25 सेकेंड पे जो मॉलिक्यूल हमारा गैस क्रोमेटोग्राफी से बाहर आया वो क्या होगा, डीएनए। जो 10 सेकेंड पे बाहर आया वो प्रोटीन हो गया। तो ऐसे ही अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। अब मान लीजिए ये 10 सेकेंड पे बाहर निकला, या 15 पे, 16 पे, अलग अलग सबका टाइम पीरियड है। तो उस बुक के अंदर एक अलग अलग टाइम पीरियड गिवन है हमारा अलग अलग मॉलिक्यूल या कंपोनेंट के लिए, जिसके हिसाब से हम पता करते हैं कि हमारा कौन कौन सा कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट था। क्या ये जो हमारा फर्स्ट पिक जिसने दी वो कौन सा कंपोनेंट था, ये प्रोटीन था, डीएनए था, आरएनए था, क्या था, वो हमें किससे पता चलती है, जो हमारी रेफरेंस बुक होती है जिसके अंदर इनका टाइम पीरियड गिवन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके वर्किंग के बारे में आपको पूरा समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हमको अपना सैंपल को फिल करना होता है सिरेंज के थ्रू। ठीक है, जब हम कॉलम के अंदर सैंपल को फिल कर देते हैं उसके पहले सेकंड रिकॉर्डिंग वगैरह जो सिस्टम होता है हमारा गैस क्रोमेटोग्राफी, उसको देखते हैं कि उसमें टाइम पे मतलब वो सही से वर्क कर रहा है नहीं, सारी चीज़ें चेक करते हैं, टेम्परेचर वगैरह। उसके बाद में हम सैंपल को इंजेक्ट कर देते हैं। फिर हमारा सैंपल वेपराइज हो जाता है और मोबाइल फेस के साथ में मिक्स होकर ट्रेवल करता है किसके अंदर, हमारा कॉलम के अंदर। लो बॉइलिंग पॉइंट वाले पहले पास आउट हो जाएंगे, हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले मॉलिक्यूल या कंपोनेंट बाद में पास आउट होंगे। तो उनका जो डिटेक्टर होता है वो डिटेक्ट करता है हमारे कंपोनेंट को, और उनके रिटेंशन टाइम के हिसाब से मतलब हमें पता लगता है कि जो पहले मॉलिक्यूल निकला वो प्रोटीन था, डीएनए था, या क्या था। क्योंकि रिटेंशन टाइम हर मॉलिक्यूल का अलग अलग हमारा रेफरेंस बुक में गिवन होता है, जिसके हिसाब से हमें पता चलता है कि हमने किस किस हमारा जो हमने सैंपल को जो प्योरीफाई करा है या सेपरेट करा है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट थे। तो वो हमें किसके थ्रू पता चलता है, जो हमारा रेफरेंस लिस्ट होती है जिसमें रिटेंशन टाइम गिवन होता है। और जो हमारा स्टेशनरी फेस है उसमें हम सिलिका जेल का यूज़ करते हैं, किसका, सिलिका जेल का। तो ये पूरा का प्रोसेस समझ आ गया होगा आपको कि गैस क्रोमेटोग्राफी कैसे वर्क करता है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यूट्यूब पर जाकर इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के